नमस्कार। आज के इस नए और बेहद खास डीप डाइव में हम एक ऐसी कहानी का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने वाले हैं जिसके विषय आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक हैं। शैडोज ऑफ डिवीजन, द बैटल फॉर यूनिटी। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि राष्ट्रवाद, समाज में आ रहे वैचारिक बदलावों और एकता के लिए जो हमारा संघर्ष है, उसका एक बहुत ही शानदार अध्ययन है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इसके मूल तथ्यों और इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोणों को समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेखक ने शुरुआत में ही हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट और सच कहूं तो चौंकाने वाला विरोधाभास रखा है। जरा इस विषमता पर ध्यान दीजिए। एक तरफ 1947 का वो समय है जब आज़ादी के बाद एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद थी, गांव खुशी से झूम रहे थे। और दूसरी तरफ आज का परिदृश्य है जो विभाजन और सड़कों पर मचे बवाल को दर्शाता है। ये कॉन्ट्रास्ट हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आज़ादी के बाद की उस असीम उम्मीद और आज की इस उथल-पुथल के बीच आखिर समाज में ऐसा क्या बदल गया। भाग 1, स्वतंत्रता के बाद का सपना, एक सुनहरे भविष्य से लेकर धीरे धीरे उत्पन्न हुए विभाजन तक। अब ये जो बदलाव है, ये कोई रातों रात का चमत्कार नहीं था। लेखक बड़ी ही बारीकी से बताते हैं कि 1947 की उस एकता के कई दशकों बाद एक छोटे से दक्षिणी राज्य में बहुत ही सूक्ष्म, लगभग अदृश्य वैचारिक बदलाव शुरू हुए। शुरुआत में शायद किसी ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे हम आज के आधुनिक युग की ओर बढ़ते हैं, वही अनदेखा बदलाव राजनीतिक आक्रामकता और तेजी से फैलने वाले ऑनलाइन प्रोपेगेंडा में बदल जाता है। ये एक क्रमिक सामाजिक परिवर्तन की टाइमलाइन है जिसे टेक्स्ट बहुत ही तटस्थता से हमारे सामने रखता है। और ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि राष्ट्रीय एकता का टूटना किन विशिष्ट लक्षणों के रूप में सामने आया। कहानी के अनुसार समाज के एक हिस्से में उस मातृभूमि का महत्व कम होने लगा जो असल में उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बजाय विदेशी विचारधाराओं और यहाँ तक कि प्रतिद्वंदी देशों के लिए भावनात्मक समर्थन बढ़ने लगा। विवादास्पद नारे लगाना और ऑनलाइन नफरत फैलाना इस गहरे होते विभाजन के एकदम स्पष्ट संकेत बन गए। सच कहा जाए तो ये एक ऐसा परिदृश्य है जो आज के डिजिटल युग में काफी परिचित सा लगता है। इन तेजी से बदलते हालातों के बीच जो पुरानी पीढ़ी थी वो मूक दर्शक बनी रही। उन बुजुर्ग नागरिकों की जो पीड़ा है उसे इस एक उद्धरण के माध्यम से बहुत ही गहराई से व्यक्त किया गया है। कोई भारत में कैसे रह सकता है, फिर भी उस भूमि का अपमान कैसे कर सकता है जो उनकी रक्षा करती है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस सांस्कृतिक बदलाव पर एक गहरी और दर्द भरी प्रतिक्रिया है जिसे पुरानी पीढ़ी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही है। भाग 2, डिजिटल प्रोपेगेंडा का उदय, सोशल मीडिया एक आधुनिक हथियार के रूप। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि पाठ डिजिटल नेतृत्व को दो बिल्कुल अलग नजरियों से देखता है। एक तरफ वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल एकता, शिक्षा और देशभक्ति फैलाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ, और यहीं पर विवाद सबसे ज्यादा गहराता है, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने ये डिकोड कर लिया है कि फॉलोअर्स, पैसा और अटेंशन खींचने के लिए क्रोध यानी गुस्सा सबसे बेहतरीन टूल है। ये तुलना साफ दिखाती है कि कैसे आक्रोश का बाकायदा व्यवसायीकरण किया गया। और इस पूरे चक्र का सबसे बड़ा शिकार कौन बना? हमारा युवा वर्ग। ये टेक्स्ट उस पूरी पाइपलाइन को उजागर करता है जिससे भ्रम पैदा होता है। सबसे पहले युवा दिमाग इन वायरल वीडियोस और फेक एडिट्स के संपर्क में आते हैं। फिर फैक्ट चेकिंग यानी तथ्यों की जांच करने की आदत पूरी तरह से खिड़की के बाहर फेंक दी जाती है और उसकी जगह ले लेते हैं भावनात्मक भाषण। और अंततः इसका परिणाम ये होता है कि लोग इन मनगढ़ंत नैरेटिव्स का आंख बंद करके पालन करने लगते हैं। और ये सब एक बेहद खतरनाक मनोवैज्ञानिक मानसिकता को जन्म देता है जिसे कुछ इस तरह प्रस्तुत किया गया है। यदि किसी झूठ को बार बार दोहराया जाए तो लोग उस पर विश्वास करने ही लगते हैं। ये महज एक लाइन नहीं है, बल्कि उस डिजिटल मैनिपुलेशन का पूरा सार है जिसने कहानी के अगले सबसे उग्र हिस्से के लिए चिंगारी का काम किया। भाग 3, विरोध का चरम बिंदु, जब डिजिटल क्रोध वास्तविक दुनिया से टकराता है। कथा के अनुसार एक शाम एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन अचानक एक बहुत ही अराजक रूप ले लेता है। भीड़ बेकाबू होने लगती है और फिर वो घटना घटती है जिसने सबको झकझोर दिया। भीड़ में से कुछ लोगों ने भारतीय ध्वज के बजाय पाकिस्तानी ध्वज फहराने का प्रयास किया। ध्यान रहे, यहां हम कोई राय नहीं दे रहे हैं, बल्कि ठीक वही घटना बता रहे हैं जिसे लेखक ने कहानी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नाजुक मोड़ के रूप में वर्णित किया है। कुछ ही मिनटों में इस घटना के वीडियो पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल गए और इसके बाद जो समाज की प्रतिक्रिया थी वो दो स्पष्ट धड़ों में बंट गई। एक पक्ष ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में देखा और इसका बचाव किया,
जबकि दूसरे पक्ष ने इसे सीधे तौर पर राष्ट्र के साथ विश्वासघात माना। इस एक वायरल घटना ने परिवारों के अंदर बहस छेड़ दी और पूरे समाज को वैचारिक रूप से दो हिस्सों में चीरकर रख दिया। लेकिन इंटरनेट पर छाई इस नफरत और शोर शराबे के बीच ये स्रोत एक बहुत ही सूक्ष्म तथ्य की ओर हमारा ध्यान खींचता है। इस पूरी अराजकता से दूर जो मौन बहुमत है, यानी हमारे और आपके जैसे साधारण नागरिक, उन्हें सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए थी। आम लोग इन राजनीतिक अतिवादों से पूरी तरह कटे हुए थे। उनका मकसद सिर्फ एक शांतिपूर्ण जीवन जीना था। अब एक कदम पीछे लेते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। सड़कों पर हो रहे इन बड़े उग्र विरोध प्रदर्शनों से निकलकर पाठ हमें एक छोटे से गांव के स्कूल में ले जाता है, जहां एक मासूम सा सवाल पूछा जाता है, लोग अपने ही देश से नफरत क्यों करते हैं। ये कहानी के टोन में एक बहुत बड़ा लेकिन बेहद जरूरी बदलाव है, जो इस वृहद राष्ट्रीय मुद्दे को एक बहुत ही व्यक्तिगत और मानवीय स्तर पर समझने का प्रयास करता है। भाग 4, एक दादाजी की चेतावनी, बारिश में स्पष्टता खोजना। उस मासूम सवाल के जवाब में दादाजी बड़ी ही शांति और एक अधिकार के साथ अपने पोते आरव को समझाते हैं, हर कोई देश से नफरत नहीं करता बेटा, कुछ लोग बस क्रोध, प्रोपेगेंडा और हेरफेर में खो जाते हैं। इस एक छोटे से वाक्य ने नफरत को देखने का नजरिया ही बदल दिया। यहाँ दादाजी कहानी के मोरल सेंटर के रूप में कार्य करते हैं, जो ये समझाते हैं कि जिसे हम नफरत समझ रहे हैं वो असल में एक सुनियोजित भटकाव का परिणाम है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहां से निकल कर आती है वो ये है, आलोचना और विनाश के बीच एक बहुत बारीक रेखा है जिसे हर आने वाली पीढ़ी को पहचानना ही होगा। और बिल्कुल इसी तरह स्वतंत्रता और विभाजन के बीच का फर्क समझना भी उतना ही जरूरी है। पाठ बड़ी मजबूती से ये तर्क देता है कि किसी भी समाज के सर्वाइवल के लिए पीढ़ियों का ये ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। भाग 5, सच्चाई की रक्षा, पत्रकार का मिशन। बचपन में आरव ने अपनी डायरी में जो लिखा था वो इस पूरी कहानी का मूल सिद्धांत बन जाता है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार हमेशा रहेगा, लेकिन अंधकार तभी जीतता है जब अच्छे लोग प्रकाश की रक्षा करना बंद कर देते हैं। ये लाइन बिल्कुल साफ कर देती है कि समाज की नियति इस बात पर निर्भर करती है कि सच्चाई की रक्षा करने वाले लोग कितनी मजबूती से खड़े रहते हैं। और इसी सिद्धांत को अपनाते हुए बड़ा होकर आरव एक पत्रकार बनता है। उसका मिशन शीशे की तरह साफ है, नफरत फैलाना या समाज को विभाजित करना नहीं, बल्कि झूठ को बेनकाब करना और सच्चाई की रक्षा करना। लेखक अंततः ये स्थापित करते हैं कि इस पूरे राजनीतिक शोर का असली इलाज यही है, ये याद रखना कि किसी भी देश की वास्तविक ताकत उसके साधारण नागरिकों की एकता में ही बसती है। और आखिरकार ये कहानी हमें एक ऐसे विचार उत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ देती है जो सीधा सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे अंधकार और प्रकाश के बीच ये संघर्ष जारी है, क्या सामान्य नागरिक हेरफेर के इस शोर से सच्चाई की रक्षा करने के लिए आगे आएंगे? ये सवाल हमें सिर्फ कहानी का विश्लेषण करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने खुद के डिजिटल परिवेश को परखने के लिए भी प्रेरित करता है। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।